हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बारे में कि कैसे हमारा डीएनए के स्ट्रैंड से एमआरएनए का सिंथेसिस होता है और हमारा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस काम करता है। क्यों हमारा दोनों स्ट्रैंड डीएनए का काम नहीं करता हमारे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के अंदर, उसको हम देखेंगे। कौन कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हमारी कैसी होती है, डायग्रामेटिक व्यू में से अच्छे देखेंगे कि हमारे यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स के अंदर हमारा ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। बहुत अमेजिंग डायग्राम के साथ मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन आज पढ़ाने वाला हूँ। बिल्कुल आपको हर एक चीज क्लिस्टर क्लियर हो जाएगी। आखिर में आपसे वेट कीजिएगा लेक्चर के एंड होने का कि आपको हर एक चीज इस लेक्चर के अंदर सब कुछ समझ आएगी, क्योंकि मैं आपको थ्योरेटिकल और डायग्रामेटिक दोनों तरीके से बताऊंगा। चलिए देर ना करते हुए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन से। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे आज। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म एज ट्रांसक्रिप्शन। तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है? हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी किया जाएगा हमारे डीएनए से आरएनए के अंदर, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ गवर्न द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एक्सेप्ट the adenosine complements now form base pair with the uracil instead of thymine। यहाँ पे क्या करा हमारा सेकंड पॉइंट ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। तो जब हम डीएनए के बारे में पढ़ रहे थे तो डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा था। तो जो हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो हमारा न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। उसमें क्या क्या रहता है? हमारा नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड हमारे फॉस्फेट ग्रुप। तो हमारे जो नाइट्रोजनस बेसिस थे उसके अंदर हमारे दो पार्ट आते हैं, प्यूरिन का आता है, पिरिमिडिन का आता है। तो जो हमारे प्यूरिन थे उसके अंदर कौन कौन से हमारे सब्सटेंस है नाइट्रोजनस बेसिस के? एडेनिन और ग्वानिन। और जो हमारे पिरामिडिन थे उसके अंदर क्या थे? हमारे साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। इन सब से मिलकर हमारे क्या बनता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो स्टोर करता है हमारा डीएनए हो गया या फिर आरएनए हो गया, ये इनसे मिलकर बनते हैं। तो अगर हम इनको डिवाइड करें तो कैसे कैसे थे? हमारे एडेनिन और हमारे थायमिन था, ग्वानिन और साइटोसिन था हमारे डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर, जबकि आरएनए के अंदर हमारा कुछ चेंज पाया जा रहा था। एडेनिन के साथ हमारा यूरेसिल जुड़ा था और ग्वानिन के साथ हमारा साइटोसिन तो जुड़ा ही था। ये किससे जुड़ते हैं? हमारे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ते हैं। एडेनिन के साथ हमारा थायमिन होगा या फिर यूरेसिल होगा तो वो जुड़ेगा हमारा डबल बॉन्ड से। आरएनए हो गया या डीएनए होगा, दोनों के अंदर ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन का होता है, जिससे हमारा ग्वानिन से साइटोसिन क्या होता है? यहाँ पे लिंक्ड होता है। तो यहाँ पे हमारा ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा? जैसे हमारा डीएनए होता है, हमारा एडेनिन के साथ थायमिन का बॉन्ड बनाता है, एडिनोसाइनिन का बॉन्ड बनाता है थायमिन के साथ। तो आरएनए के अंदर क्या होता है? हमारे यहाँ पे यूरेसिल जुड़ जाएगा, यूरोसाइनिन जुड़ जाएगा हमारे एडिनोसाइनिन के साथ। वही कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की यहाँ पे बात की है कि the principle of complementary strand of govern the process of transcription except adenosine complement now the form of base pair with the uracil instead of thymine। कि थायमिन की जगह पे अब हमारा क्या बनेगा? आरएनए के अंदर हमारा यूरेसिल जुड़ जाएगा एडेनिन के साथ और बॉन्ड फॉर्मेशन करके आगे हमारे प्रोटीन के लिए सिंथेसिस करेगा। यहाँ तक आपको समझ आया हमारा सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? थर्ड पॉइंट देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन द टोटल डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट डुप्लीकेटेड। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था रेप्लिकेशन के बारे में कि रेप्लिकेशन क्या होता है, कैसे हमारे एक पेरेंटल डीएनए से हमारा दो डॉटर डीएनए फॉर्मेशन होता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन कहते हैं। अगर आपने उस लेक्चर को मिस आउट कर दिया तो मैं लिंक लेक्चर का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। पूरा का पूरा मैंने क्लास 12 का यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप वहां जाके और भी चैप्टर के वहाँ पे लिंक है, उसको आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ वापस आते हैं। द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट डुप्लीकेटेड। रेप्लिकेशन प्रोसेस के अंदर पूरा का पूरा हमारा डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है ऑर्गेनिज्म का, वो पूरा डुप्लीकेट होता है और उस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। बट इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली सेगमेंट ऑफ अ डीएनए एंड ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड इज कॉपीड इनटू आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर सिर्फ हमारा एक डीएनए का स्ट्रैंड ही जो रहता है, यहाँ पे एक डीएनए का सेगमेंट ही बस कॉपी होता है हमारे आरएनए के अंदर, जिसके वजह से हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। यहाँ तक आपको समझ आया? कि हमारा पूरा ओवरव्यू था हमारे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, कहाँ से होता है, किसके जरिए होता है और कौन कौन से इसमें कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो होता है डीएनए और आरएनए के काम करते हैं। उसके बाद आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारे यहाँ पे डीएनए का स्ट्रैंड जब रेप्लिकेशन हो रहा था तो दोनों स्ट्रैंड यहाँ पे कॉपी किए जा रहे थे, तो ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा क्यों नहीं होता? जरूरी सवाल है, आना चाहिए दिमाग के अंदर कि ट्रांसक्रिप्शन के अंदर दोनों स्ट्रैंड हमारे डीएनए क्यों नहीं कॉपी होते। उसके बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट रीजन हमारा क्या रहेगा? इफ द बोथ द स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट, अगर दोनों डीएनए के स्ट्रैंड हमारे यहाँ पे कॉपी हो जाएंगे और टेम्पलेट की तरह काम करेंगे तो दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सीक्वेंसेस। तो वो आरएनए के जो मॉलिक्यूल रहेंगे दोनों अलग अलग सीक्वेंस के हमारे अमीनो एसिड क्या करेंगे? कोड करेंगे। ठीक है। एंड इफ टर्म दे कोड फॉर अ प्रोटीन, और अगर वो अमीनो एसिड हमारे प्रोटीन के पास चले गए कोडिंग सीक्वेंस लेके अपना,
तो वहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे गड़बड़ी हो जाएगी। कैसी? द सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड इन द प्रोटीन वुड बी डिफरेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर दोनों अलग अलग अमीनो एसिड्स लेके आएंगे हमारे प्रोटीन को कोड करने के लिए, तो दोनों यहाँ पे एमआरएनए क्या हो जाएंगे, हमारे फेल हो जाएंगे। क्योंकि कभी भी हमारे दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, दो हमारे ट्रेंड जो रहते हैं डीएनए के, जो कि आरएनए में भी अगर कॉपी हो जाए तो वो कभी भी प्रोटीन को क्या कर सकते हैं, कोड नहीं कर सकते। क्योंकि एक ही हमारा सीक्वेंस रहता है आरएनए का जो कि कोड करता है हमारे पूरे प्रोटीन के सिंथेसिस को। सेकेंड रीजन, if the two strand of a molecule in RNA is produced simultaneously would be complementary to each other, hence would form a double stranded RNA। अगर हमारा यहाँ पे मान लेते हैं, अगर हमारा डीएनए का दोनों स्ट्रैंडेड कॉपी हो भी गया तो क्या करेगा, वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेगा। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे। जैसे हमारा डीएनए रहता है डबल स्ट्रैंडेड, वैसे ही हमारे यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा। क्लियर? दिस वुड प्रिवेंट आरएनए फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। तो ये क्या करेगा, कभी भी हमारा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोटीन को क्या करेगा, ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा। क्योंकि वही रीजन मैंने ऊपर भी आपको बताया कि एक हमारा सीक्वेंस होता है हमारे आरएनए का भी, जो कि कोड करता है सारे अमीनो एसिड को, जिससे हमारे यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया तो वो दो एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे, मतलब उनके अमीनो एसिड भी क्या रहेंगे, यहाँ पे प्रोटीन के चेंज रहेंगे। तो अलग अलग अमीनो एसिड क्या करेंगे, कोड के ऊपर जाएंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, कुछ गड़बड़ी हो जाएगी। और यहाँ पे हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस तो एक तो होगा ही नहीं, अगर होता भी तो पूरा वो बिगड़ जाएगा, वो हमारे कुछ काम का नहीं रहेगा। इसीलिए हमारा कभी भी ट्रांसक्रिप्शन के अंदर दोनों हमारे डीएनए के स्ट्रैंड कॉपी नहीं किए जाते। आई होप कि आपको डेफिनेशन यहाँ पे समझ आया होगा, रीजन समझ आया होगा कि हमारे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को कॉपी क्यों नहीं किया जाता। क्लियर है आपको? अगर आपको यहाँ पे कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में, कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है जो कि हमारे ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। द सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट टेक पार्ट इन द ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। जो पार्ट हमारे डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में जाता है उस पार्ट को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्लियर आपको डेफिनेशन? द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरली बाय द 3 रीजन इन द डीएनए। डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जाने से पहले ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसके कारण जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है उससे हमारा क्या फॉर्मेशन हो सके, एमआरएनए बन सके। फर्स्ट इज प्रमोटर, सेकंड इज द स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। 3 हमारे पार्ट होते हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। तीनों के बारे में देखेंगे हम। द मेन एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसक्रिप्शन इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। रेप्लिकेशन के लिए हमारा कौन सा की एंजाइम था, मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम था। अब यहाँ पे हमारा डीएनए से आरएनए फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे एंजाइम चेंज हो जाएगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये एंजाइम को अब याद रखिएगा, ये हमारा की एंजाइम हमारे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के लिए, और वहां पे हमारे रेप्लिकेशन प्रोसेस के लिए हमारा की एंजाइम कौन सा था, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। याद रखिएगा बात को। ये हमारा डायग्राम हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट का, इसके अंदर हमारे 3 पार्ट आते हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। प्रमोटर्स में क्या होता है, प्रमोटर पे यहाँ पे हमारा एक्ट करेगा, इसके ऊपर हमारा था डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जिसके कारण क्या करेगा, ये चलना शुरू करेगा और डीएनए की जो स्ट्रक्चर रहेगा, डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड, उसके ऊपर काम करेगा और वहां से हमारा एमआरएनए यहाँ से फॉर्मेशन होगा। जैसे ही यहाँ पे थोड़ा आगे जाएगा तो यहाँ पे हमारा एक टर्मिनेटर रीजन रहता है, जहां पे जाके सारी चीजें क्या होती थी, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। टर्मिनेटर पे जाके इसको हम क्या कहते हैं, स्टॉपेज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। यहाँ पे जाके हमारा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। प्रमोटर रीजन से हमारी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या होती है, स्टार्ट होती है। स्ट्रक्चरल जीन पे हमारा एमआरएनए बनता है। अब हम देखेंगे हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है कहां से कहां के लिए होता है। ट्रांसक्रिप्शन इज ऑकर ऑन द डायरेक्शन ऑफ 3' to 5' स्ट्रैंड ऑफ अ डीएनए। डीएनए के 3' से लेके 5' की डायरेक्शन में हमारा इस तरफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस काम करता है। ये ऊपर वाला आ जाएगा हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड, जहां पे हमारा डीएनए का क्या होगा, सिंथेसिस कॉपी होगा और यहाँ पे हमारा एमआरएनए का फॉर्मेशन करेगा। नीचे वाला आता है हमारा कोडिंग स्ट्रैंड, जहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ हमारा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड जो रहेगा यहाँ पे वैसे का वैसे रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ की नहीं जाएगी। हमने पहले ही पढ़ा था इसके बारे स्लाइड में कि डीएनए का सिर्फ एक ही स्ट्रैंड जो रहेगा हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड, वो कॉपी होगा और यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चरल जीन क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, इसका फॉर्म करेगा हमारे एमआरएनए का। कोडिंग स्ट्रैंड में क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी हमारा छेड़छाड़ नहीं होगा। इसके पहले वाले स्लाइड में हमने यही देखा कि कभी भी हमारा डबल स्ट्रैंड जो डीएनए का रहेगा, दोनों स्ट्रैंड जो डीएनए के रहेंगे वो कभी भी हमारे ट्रांसक्रिप्शन में नहीं जाएंगे। सिर्फ एक ही स्ट्रैंड हमारा जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा डीएनए का, वही कॉपी होगा, उसी से हमारा एमआरएनए फॉर्मेशन होगा और वापस से हमारा डीएनए क्या करेगा, फॉर्म हो जाएगा। ये आपको समझ आया? और बात करते हैं हमारे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में। प्रमोटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स द 5' एंड अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। हमारे जो प्रमोटर रीजन होता है वो हमारे 5' एंड के अपस्ट्रीम के ऊपर स्ट्रक्चरल जीन के प्रेजेंट होता है। और
डीएनए डेट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। यहाँ पे हमारे प्रमोटर रीजन के ऊपर हमारा डीएनए बाइंडिंग साइट होता है, जहाँ पे हमारा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आता है और वहां से हमारे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को क्या करता है, स्टार्ट करता है। द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड द 3' एंड डाउनस्ट्रीम इन द कोडिंग स्ट्रैंड और अ स्ट्रक्चरल जीन। जो हमारा टर्मिनेटर होता है वो हमारा लोकेटेड होता है 3' एंड के ऊपर हमारे डाउनस्ट्रीम में स्ट्रक्चरल और कोडिंग जीन के पास। ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हियर। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, यहाँ पे स्टॉप हो जाती है हमारे टर्मिनेटर रीजन के ऊपर। ये दोनों डेफिनेशन आपको समझ आई। नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और जीन हमारा क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच इज कोड फॉर आरएनए इन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। जो डीएनए का पार्ट, जो डीएनए का सेगमेंट हमारा जीन में लोकेटेड होता है, और वो जो पार्ट हमारा एमआरएनए बनाता है, आरएनए बनाता है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में जाता है, उस टर्म को हम कहते हैं जीन। जीन क्या होता है, हमारा फंक्शनल इनहेरिटेंस यूनिट होते हैं हमारी जेनेटिक्स की। इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा है जीन के बारे में। उसके बाद फंक्शनल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इज सिस्ट्रॉन। जीन की भी हमारी एक फंक्शनल यूनिट होती है जिसको हम कहते हैं सिस्ट्रॉन। इट मेक द पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन चेन इन द एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। जैसे हमारा ट्रांसक्रिप्शन खत्म होता है, ये हमारा सिस्ट्रॉन क्या करेगा, प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा, जो कि हमारे प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे हमारे ट्रांसक्रिप्शन एंड होने के बाद। इन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स हमारे अलग अलग सिस्टोन यहाँ पे पाए जाते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। इन प्रोकैरियोट्स फ्रॉम अ सिंगल एमआरएनए फॉर्म सो मैनी प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड चेन। हमारे प्रोकैरियोट्स के अंदर हमारे सिंगल एमआरएनए का स्ट्रक्चर जो कि सिस्टोन होता है, वो क्या करेगा, यहाँ पे हमारे बहुत सारे प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड की चेन बना देता है। Hence, are so many cystone are present. That's why it is called as polycistronic. बहुत सारे सिस्टोन यहाँ पे पाए जाते हैं जो कि बहुत सारे हमारे पॉलीपेप्टाइड चेन और प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, इसीलिए हम इसे पॉलीसिस्टोनिक कहते हैं। यूकैरियोट्स में क्या होता है, इन यूकैरियोट्स फ्रॉम अ सिंगल एमआरएनए फॉर्म ओनली वन पॉलीपेप्टाइड चेन एंड अ प्रोटीन। Here only one cystone molecule is present which form a one polypeptide chain. This is known as monocistronic. यूकैरियोट्स में क्या होता है, सिर्फ हमारा एक ही सिंगल एमआरएनए से हमारा एक ही सिंगल क्या बनेगा, पॉलीपेप्टाइड चेन और प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, जो कि कौन कराएगा, हमारा सिंगल सिस्टोन कराएगा। इसीलिए हम यहाँ पे सिंगल पाया जाता है हमारा सिंगल सिस्टोन का मॉलिक्यूल हमारे स्ट्रक्चरल जीन के अंदर, इसीलिए हम इसे मोनोसिस्टोनिक कहते हैं। अगर हम नट शेल के अंदर देखें हमारे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और जीन क्या होता है, तो हम क्या देखेंगे, सिस्टोन भी जो होता है हमारे दो अलग अलग पार्ट के अंदर पाया जाता है। एक तो पाया जाएगा प्रोकैरियोट्स में, दूसरा पाया जाएगा यूकैरियोट्स में। जब हमारे प्रोकैरियोट्स के अंदर एक सिंगल एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे सिस्टोन काम करते हैं, बहुत सारा हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन और प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, सिस्टोन को हम क्या कहेंगे, पॉलीसिस्टोनिक कहते हैं। पॉली मतलब बहुत सारे, क्लियर। यूकैरियोट्स में क्या होता है, एक सिंगल एमआरएनए के ऊपर हमारा एक सिस्टोन काम करता है, जो कि कुछ ही हमारे पॉलीपेप्टाइड चेन और हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा सिंगल सिस्टोन काम कर रहा है हमारे एमआरएनए को कोड करने के लिए, प्रोटीन का सिंथेसिस करने के लिए, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, मोनोसिस्टोनिक। ये हुआ हमारा डिफरेंस बिटवीन हमारे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जीन, हमारे पॉलीसिस्टोनिक और हमारे मोनोसिस्टोनिक के बीच में। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो एक बार फिर से रिवर्स करके देखिएगा लेक्चर को, क्योंकि मैंने 2 से 3 बार बता दिया आपको डेफिनेशन की हेल्प से कि सिस्टोन के हमारे 2 पार्ट होते हैं और कैसे कैसे वो काम करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं, अगले स्लाइड पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सोन और इंट्रोन के डिफरेंस बिटवीन के बारे में, कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ये हमारा एक्सोन और इंट्रोन हमारे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जब हमारा ट्रांसक्रिप्शन हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमारे एक्सोन और इंट्रोन क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो इसके बारे में पहले ही हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं कि एक्सोन और इंट्रोन होते क्या असली में। कोडिंग सीक्वेंस ऑन डीएनए व्हिच कोड फॉर अमीनो एसिड। जब हमारा डीएनए क्या करता है, अमीनो एसिड सिक्रीट करने के लिए प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, तो उस प्रोटीन के सिंथेसिस के अंदर हमारे अमीनो एसिड्स भी आएंगे, तो उसको कोड करने का काम कौन करता है, हमारा एक्सोन करेगा। तो एक्सोन हमारा प्रोटीन सिंथेसिस के कोड करने में यहाँ पे काम करता है, जबकि इंट्रोन यहाँ पे हमारा नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है हमारे डीएनए का, विच डू नॉट प्ले एनी रोल इन कोड ऑफ अमीनो एसिड्स। यहाँ पे हमारा अमीनो एसिड को कोड करने में, कोई भी हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस करने में इंट्रोन का कोई रोल नहीं होता, जबकि हमारा एक्सोन हमारा प्रोटीन सिंथेसिस को कोड करता है हमारे अमीनो एसिड को, जिसके कारण डीएनए से क्या बनता है, हमारा आरएनए, और आरएनए से क्या बनता है, हमारा प्रोटीन हमारे ट्रांसलेशन के अंदर। प्रेजेंट इन द बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म। एक्सोन जो होता है हमारे यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स दोनों के अंदर पाया जाता है, जबकि इंट्रोन जो होता है सिर्फ हमारे यूकैरियोट्स में पाया जाएगा, प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स मतलब बैक्टीरिया, वायरस के अंदर हमारा इंट्रोन नहीं पाया जाता है। ह्यूमन, प्लांट और एनिमल्स के अंदर हमारा एक्सोन और इंट्रोन दोनों के यहाँ पे पाया जाता है यूकैरियोट्स के अंदर। अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस आरएनए दैट इज नोन एज एक्सप्रेस सीक्वेंसेस। ये हमारे मैच्योर आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, कौन, हमारा एक्सोन, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, एक्सप्रेस सीक्वेंस, की अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है
कि यह हमारे अमीनो एसिड को कोड करके प्रोटीन बना रहा है, इसलिए हम इसे एक्सप्रेस सीक्वेंस कहते हैं। इंट्रोन क्या होता है? डू नॉट अपीयर इन अ मैच्योर आरएनए दैट इज नोन एज इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस। ये हमारे मैच्योर आरएनए के अंदर नहीं प्रेजेंट होता, कोई भी प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करता, कोई अमीनो एसिड को कोड नहीं करता, इसलिए हम इसे क्या नाम दिया है? इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस। किसे? हमारे इंट्रोन को। ये कुछ पॉइंट का डिफरेंस होता है हमारे एक्सोन और इंट्रोन के अंदर। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं। इसमें हम देखेंगे हमारा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है वो कैसे काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के। कितने टाइप के हमारे आरएनए होते हैं और कैसे हमारी प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जाती है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। ट्रांसक्रिप्शन रिक्वायर्ड 3 मेजर प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के अंदर हमारे 3 स्टेप आते हैं, उसको हम देखेंगे। इनिशिएशन, इलोंगेशन, चेन इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, इनिशिएशन मतलब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। चेन इलोंगेशन मतलब यहाँ पे हमारी पूरी चेन बनेगी एमआरएनए अमीनो एसिड्स की। और यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा? टर्मिनेशन मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा हमारा ट्रांसक्रिप्शन। इन बैक्टीरिया देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ आरएनए। हमारे बैक्टीरियाज के अंदर 3 मेजर टाइप के आरएनए पाए जाते हैं। कौन कौन से? एमआरएनए को हम क्या कहते हैं? मैसेंजर आरएनए। टीआरएनए को कहते हैं हम ट्रांसफर आरएनए। आरआरएनए को कहते हैं हम राइबोसोमल आरएनए। बात याद रखिएगा, 3 टाइप के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। इसके फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चंस आते हैं। All 3 types of RNA needed to synthesis of protein in a cell। ये तीनों टाइप के आरएनए हमारे सेल के प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। फर्स्ट आरएनए आ जाएगा हमारा एमआरएनए, इसको हम क्या कहते हैं? मैसेंजर आरएनए। कहाँ पे लोकेटेड होता है? एसोसिएटेड विद द राइबोसोम इन अ साइटोप्लाज्म। मतलब कि ये राइबोसोम के साथ हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है हमारा कौन सा? एमआरएनए। ये मैंने लोकेशन जो है रेड से लिखी है और नाम जो हमारा आरएनए का ब्लैक से लिखा गया है। डेफिनेशन जो होगी इसकी पूरी ब्लू से लिखी गई है। ये आप डिस्टिंग्विश कर लेना कि रेड से इसकी लोकेशन है, ब्लैक से इसका नाम है कौन सा आरएनए है, और ब्लू से इसका पूरा डेफिनेशन है कि क्या होता है। क्लियर? एमआरएनए मैसेंजर आरएनए कहाँ पाया जाता है? एसोसिएटेड विद द राइबोसोम या साइटोप्लाज्म। राइबोसोम के साथ हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा एमआरएनए क्या होता है? पाया जाता है। क्या होता है एमआरएनए? कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ये हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है और सिंथेसिस करता है हमारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को, कि पूरी हमारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है ना जो हमारी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, उसको बनाने में हेल्प करेगा। और तो और हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कॉपी करेगा और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या करेगा? कैरी करेगा हमारे डीएनए से हमारा एमआरएनए। क्लियर? टीआरएनए क्या होता है? इसको हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए। ये कुछ यहाँ पे चीजें ट्रांसफर की जाएगी। कहाँ पाया जाता है? हमारा फ्रीली पाया जाता है हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये कैसे हमारे राइबोसोम के साथ पाया जा रहा था, ये सिर्फ यहाँ पे अगर अकेला पाया जाएगा हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर। कौन? हमारा टीआरएनए। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर द एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टू द राइबोसोम टू सिंथेसिस प्रोटीन एंड रीड द जेनेटिक कोड। ये क्या करेगा? सारे हमारे एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को राइबोसोम के पास भेजेगा ताकि वो प्रोटीन का सिंथेसिस कर सके। और तो इसका क्या काम होता है हमारे टीआरएनए का? ये हमारे जेनेटिक कोड को रीड करने में भी काम करेगी, कौन कौन से जेनेटिक कोड यहाँ पे पाए जा रहे हैं और कौन कौन से अमीनो एसिड्स का मैच है, ताकि वो बराबर उसको करेक्ट सीक्वेंस से वहां भेज सके और एक्टिवेटेड अमीनो एसिड बना सके हमारे प्रोटीन का सिंथेसिस। थर्ड आता है हमारा आरआरएनए, जिसको हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। ये कहाँ रहता है? हमारा राइबोसोम के साथ ही रहता है एनी टाइम। ये हमारा राइबोसोम के साथ था हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर। ये सिर्फ हमारा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट था। तीसरा आ जाएगा हमारा विद राइबोसोम, जो कि सिर्फ हमारे राइबोसोम के पास ही पाया जाता है, राइबोसोम के साथ ही पाया जाता है। इट ब्रिंग करेक्ट ओरिएंटेशन ऑफ एमआरएनए एंड टीआरएनए इन राइबोसोम। ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस में लगाता है हमारे एम और टीआरएनए को, ताकि राइबोसोम के साथ ही मिलकर हमारा करेक्ट सीक्वेंस बन सके हमारे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। एंड इट्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। और जो हमारा आरएनए होता है ये हमारा राइबोसोमल आरएनए क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे ये बिल्डिंग ब्लॉकिंग मटेरियल होता है हमारे राइबोसोम को बनाने के लिए। ये हो गए हमारे तीनों टाइप के हमारे आरएनए की डेफिनेशन, कहाँ पे पाए जाते हैं और क्या उसका फुल फॉर्म होता है। बात याद रखिएगा, डेफिनेशन के क्वेश्चंस आते हैं। देयर इज अ सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। मतलब यहाँ पे एक सिंगल हमारा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे एंजाइम में कुछ चेंज है। पहले वाला था डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कि वो हमारे रेप्लिकेशन में था, डीएनए से डीएनए बन रहा था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा डीएनए के एक स्ट्रैंड से हमारा एमआरएनए सिंथेसिस हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आ जाएगा, जो कि क्या करेगा? कैटलिस्ट की तरह काम करेगा हमारे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में हमारे आरएनए के लिए। क्लियर? आरएनए के लिए हमारे सारे बैक्टीरिया के अंदर काम करेगा हमारे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के लिए, जिसमें डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हमारा की प्रोटीन होता है हमारे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को पूरा बनाने के लिए, पूरा यूज करने के लिए। पूरी प्रोसेस के अंदर हमारा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम रहेगा, जिसके कारण हमारी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है, हमारी कैटलिस्ट की तरह ये काम करता है हमारे आरएनए के अंदर सारे बैक्टीरिया के। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, कि ट्रांसक्रिप्शन हमारे प्रोसेस कौन कौन से टाइप के अंदर आती है। इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, 3 हमारे रीजन होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के अंदर, उसके बारे में हम देखेंगे।
तो फर्स्ट आ जाएगा हमारा इनिशिएशन, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई चीज़ इनिशिएट हो रही है, मतलब कोई चीज़ यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। हमारा ट्रांसक्रिप्शन हमारा इनिशिएशन से स्टार्ट होता है। DNA dependent RNA polymerase enzyme bind with the promoter and initiate the transcription process। हमारा DNA dependent RNA polymerase enzyme, जिसको हम शॉर्ट में RNA polymerase enzyme कहते हैं, वो क्या करेगा, प्रमोटर रीजन पे जाके बाइंड हो जाएगा और स्टार्ट करेगा हमारी प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन को, इनिशिएट करेगा ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को। कौन, हमारा RNA polymerase enzyme कहाँ पे जाएगा, प्रमोटर रीजन के पास जाएगा, एंजाइम बाइंड हो जाएगा उससे और ट्रांसक्रिप्शन वहां से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। पहले हम पूरा थियोरेटिकल व्यू देखेंगे, उसके बाद हम डायग्रामेटिक व्यू देखेंगे लास्ट क्लास की तरह। इनिशिएट करता है हमारे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को कौन, सिग्मा फैक्टर। ठीक है, सिग्मा फैक्टर हमारा कुछ इस तरीके दिखता है, सिग्मा की शेप में होता है। सिग्मा फैक्टर इज फॉर द एंजाइम रिकॉग्नाइज द स्टार्ट कोडोन दैट इज AUG एट प्रमोटर रीजन ऑफ द DNA। AUG हमारा ये कोडोन है, मतलब हमारा ये जेनेटिक कोड है कि इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे स्टार्टिंग कोडोन हमारा सिग्मा फैक्टर को बोलते हैं, जो कि मिथिनोन के क्या करता है, कोड करता है हमारा मिथिनोन अमीनो एसिड को। हमारा AUG, अगस्त नहीं लिखा है मैंने, AUG का मतलब होता है स्टार्टिंग कोडोन है हमारा ये, जो कि मैं अगली क्लास में बताऊंगी कि स्टार्टिंग कोडोन, टर्मिनेशन कोडोन, स्टॉप कोडोन, ये हमारे कौन कौन से होते हैं हमारे जेनेटिक कोड्स के अंदर, उसको हम अगले क्लास के ऊपर पढ़ेंगे। इस क्लास के हम सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक है, इसलिए मैंने एक ही लेक्चर के अंदर पूरा ट्रांसक्रिप्शन आपको समझाया है। अगले लेक्चर के अंदर हम जेनेटिक कोड के बारे में बात करेंगे, जेनेटिक कोड और ट्रांसक्रिप्शन दोनों में एक साथ कंप्लीट कर दूंगा। तो सिग्मा फैक्टर क्या करता है, हमारे एंजाइम होता है जो कि स्टार्टिंग कोडोन होता है, जो कि रिकॉग्नाइज करेगा हमारे स्टार्ट कोडोन AUG, जो कि कोड करता है हमारे अमीनो एसिड मिथियोनिन को एट प्रमोटर रीजन ऑफ द DNA। हमारे DNA के प्रमोटर रीजन पे जाएगा, वहां पे सिग्मा फैक्टर एक्टिवेट करेगा हमारे किसको, RNA पॉलीमरेज एंजाइम को, ताकि वो प्रमोटर रीजन से आगे स्ट्रक्चरल जीन पे जा सके और यहाँ पे हमारा mRNA सिंथेसिस हो सके। इसको रोकने के लिए भी कोई एंजाइम चाहिए, पूरा तो पूरा बनते नहीं जाएगा ना DNA से, तो इसको रोकने के लिए एक एंजाइम आता है हमारा रो फैक्टर। रो फैक्टर ऑफ द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, जो कि इसके अंदर आएगा हमारा टर्मिनेशन रीजन के अंदर, कि कोई चीज अगर स्टार्ट हुई तो उसको रोकना भी तो पड़ेगा ना। नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर हम आते हैं चेन इलोंगेशन। क्या होता है चेन इलोंगेशन, विद द हेल्प ऑफ RNA पॉलीमरेज द राइबोन्यूक्लियोटाइड हेल्ड ओवर द DNA टेम्पलेट जॉइन टू फॉर्म अ RNA चेन। क्या कह रही है हमारी डेफिनेशन, कि जो हमारा RNA पॉलीमरेज एंजाइम होता है हेल्प करता है हमारे राइबोन्यूक्लियोटाइड को, ताकि वो हमारे DNA के टेम्पलेट के ऊपर क्या हो सके, बाइंड हो सके और वहां पे हमारा क्या बन सके, RNA की चेन बन सके। ठीक है, समझ आइए आपको। RNA polymerase move along the DNA template causing elongation of RNA chain at the rate of 30 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड। तो जैसे हमारे यहाँ पे RNA polymerase एंजाइम DNA के टेम्पलेट के ऊपर स्टार्ट करेगा चलना, मतलब आगे बढ़ते जाएगा धीरे 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 धीरे, तो वहां पे हमारे सारे RNA के न्यूक्लियोटाइड मतलब राइबो न्यूक्लियोटाइड आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे और वहां से हमारा mRNA का चेन क्या होगा, सिंथेसिस होगा। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं चेन इलोंगेशन। एट द रेट ऑफ 30 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड, हर सेकंड में हमारे 30 न्यूक्लियोटाइड जुड़ते रहेंगे हमारे mRNA चेन के अंदर, ताकि इससे क्या हो सके, हमारी चेन की लेंथ बढ़ सके और हमें ज्यादा प्रोटीन यहाँ पे मिल सके। टर्मिनेशन हमारा थर्ड प्रोसेस होता है हमारे ट्रांसक्रिप्शन का, जहाँ पे हमारा RNA सिंथेसिस स्टॉप हो जाता है। RNA सिंथेसिस स्टॉप एज सून एज द पॉलीमरेज रीचेस एट द टर्मिनेशन रीजन। जैसे हमारे टर्मिनेशन रीजन पे हमारा पॉलीमरेज एंजाइम पहुंचता है हमारे प्रमोटर के साथ, तो वहां पे क्या करेगा, हमारे वहां पे स्टॉप कोडोन आएगा, इसको हम कहते हैं रो फैक्टर। वहां पे क्या करेगा, रो फैक्टर आएगा और वहां पे स्टॉप कर देगा हमारे टर्मिनेशन रीजन को, और जितना भी हमारा mRNA बना होगा हमारे टेम्पलेट स्ट्रैंड DNA के ऊपर, वो नीचे अलग से गिर जाएगा हमारे साइटोप्लाज्म के पास। रो फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस, वंस द RNA पॉलीमरेज रीचेस द टर्मिनेशन रीजन, द नेसेंट RNA फॉल्स ऑफ। जैसे हमारा प्रमोटर रीजन टर्मिनेशन पॉइंट के पास पहुंचेगा, वहां पे हमारा एक रो फैक्टर एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि स्टॉप करेगा हमारे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को। जैसे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टॉप, जितना भी हमारा RNA सिंथेसिस हुआ होगा DNA के एक स्ट्रैंड के ऊपर, वो ऑटोमेटिकली अलग हट जाएगा और DNA की चेन वापस से क्या हो जाएगी, बाइंड अप हो जाएगी और DNA आगे फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम डायग्रामेटिक व्यू देखेंगे हमारा ट्रांसक्रिप्शन बैक्टीरिया के अंदर, मतलब प्रोकार्योट्स के अंदर कैसा होता है। थ्योरेटिकल व्यू तो देख लिया हमने लास्ट स्लाइड के अंदर, अब हम डायग्रामेटिक व्यू देखेंगे कि हमारा प्रोकार्योट्स बैक्टीरिया के अंदर हमारा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कैसे होता है। देखते हैं हमारा इनिशिएशन कैसे होता है। जैसे हमारा RNA पॉलीमरेज एंजाइम के साथ हमारा सिग्मा फैक्टर जो रहेगा जुड़ेगा और एक्टिवेट करेगा हमारे प्रमोटर रीजन की, यहाँ पर यह प्रमोटर रीजन, ये तो पूरा DNA का स्ट्रैंड है, पर इसके ऊपर यहाँ पे एक टेम्पलेट स्ट्रैंड जो खुलने वाला है, यहाँ से जहाँ से हमारा रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, जहाँ पे हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन था, वहां से क्या होगा, रेप्लिकेट हो गया हमारा DNA। उसके बाद जब ट्रांसक्रिप्शन की बारी आएगी तो कोई एक ही DNA का स्ट्रैंड में ट्रांसक्रिप्शन होता है, आपको पता ही है। तो ट्रांसक्रिप्शन हमेशा 3' to 5' के डायरेक्शन में होता है हमारे DNA के अंदर, और रेप्लिकेशन जो होता है यहाँ पे हमारी 5' to 3' में होगी, ट्रांसक्रिप्शन हमारी 3' to 5' डायरेक्शन में होगी। ये बात आप याद रखिएगा।
तो 3' to 5' डायरेक्शन में जाने वाला तो डीएनए का स्ट्रैंड है, टेम्पलेट से हम जिसको कहेंगे, इसके ऊपर सिग्मा फैक्टर क्या करेगा, अटैक करेगा हमारे प्रमोटर रीजन के साथ, और यहाँ से हमारा डीएनए क्या हो जाएगा, खुलना चालू हो जाएगा अलग अलग हिस्सों के अंदर। तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, अलग अलग ओपन हो जाएंगे, और ओपन स्ट्रैंड के कारण क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या है, प्रमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज है, तो आरएनए पॉलीमरेज के कारण यहाँ पे राइबो न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाएंगे, जुड़ने चालू हो जाएंगे हमारे डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर। आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को हम क्या कहते हैं, राइबो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, जो कि यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जुड़ना चालू हो जाएंगे सारे हमारे में डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर, जो कि फॉर्मेशन करेंगे हमारे एमआरएनए का। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रेड कलर से अलग से बनाया, यहाँ हमारा एमआरएनए है जो कि आगे जाके हमारे ट्रांसलेशन की मदद से प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। तो जैसे ही हमारे यहाँ पे इलोंगेशन सेकेंड प्रोसेस आती है, मतलब कि चेन की यहाँ पे बननी शुरू हो जाएगी, तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, जहाँ से हमारा स्टार्टिंग कोडोन कौन सा था, हमारा सिग्मा फैक्टर, तो वो यहाँ से हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, इसने अपना काम कर दिया, स्टार्ट कर दिया प्रोसेस को, अब वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा, सिर्फ हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे बढ़ते जाएगा इस डीएनए को धीरे धीरे खोलते खोलते। ठीक है, इसके आगे आगे जाते जाते यहाँ पे हमारे एक टर्मिनेशन रीजन आएगी, जहाँ पे जाके हमारा ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा और आरएनए क्या हो जाएगा, वहां से मूव हो जाएगा, फॉल ऑफ हो जाएगा। क्लियर। तो जैसे जैसे हमारा एमआरएनए यहाँ बनते जाएगा, हमारा सिग्मा फैक्टर हट गया, पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे आगे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जाएगा, सारे हमारे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर जुड़ते जाएंगे, ये हुई हमारी चेन एलोंगेशन। तो जैसे ही हमारा टर्मिनेशन रीजन पे हमारा आरएनए पॉलीमरेज पहुंचता है, वैसे ही एक्टिवेट हो जाता है हमारा कौन सा, रो फैक्टर। रो फैक्टर का मतलब हो जाएगा यहाँ पे स्टॉपिंग कोडोन। स्टॉपिंग कोडोन हम अगली क्लास से पढ़ेंगे जेनेटिक कोड में, स्टॉपिंग कोडोन कौन से होते हैं। तो स्टॉप कोडोन की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा हमारे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, और जितना भी हमारे यहाँ पे एमआरएनए बना होगा, सारे सारे आरएनए नीचे गिर जाएगा हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर, और वापस से इसका हमारा जो डीएनए रहेगा वो बाइंड हो जाएगा और अगले ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के लिए वो रेडी हो जाएगा। इस तरह से हमारे ट्रांसक्रिप्शन की तीनों प्रोसेसेस होती है। अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, क्योंकि मैं आपको डायग्रामेटिक कितना अच्छा व्यू दिया है, आपको अभी तक क्लियर हो गया कैसे कैसे कौन कौन से फैक्टर कहाँ कहाँ कौन से स्टेज पे आते हैं। अगर आपको एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है तो ऑटोमेटिकली आप बना सकते हैं, या आप सिर्फ डायग्राम को देख के आंसर लिख सकते हैं अपने खुद से। इसी नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे यूकैरियोट्स के अंदर हमारा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कैसे होता है। In the process of transcription in eukaryotes, all three processes are same as in prokaryotic organism और prokaryotic transcription, initiation, elongation and termination। हमारे यूकैरियोट्स के अंदर भी हमारे प्रोकैरियोट्स की तरह ही हमारी तीन प्रोसेस पाई जाती है ट्रांसक्रिप्शन के अंदर, इनिशिएशन, elongation and termination। पर here is the RNA polymerase will active at a require of a promoter with the हेल्प ऑफ टाटा बॉक्स एंड इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। हमारे यूकैरियोट्स के अंदर जब हमारा इनिशिएशन स्टार्ट होता है, वहां पे कोई भी हमारा एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ हमारा रो फैक्टर या सिग्मा फैक्टर बाइंड नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली एक्टिव होता है कब, जब वहां पे हमारा टाटा बॉक्स पाया जाए। यहाँ पे हमारा यूकैरियोट्स के अंदर हमारा इनिशिएशन कब स्टार्ट होगा, जब हमारे डीएनए डिपेंडेंट के ऊपर जो हमारा डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड रहेगा उसके ऊपर हमारा एक रीजन होता है, इसको हम कहते हैं टाटा बॉक्स। जहां से टाटा बॉक्स पाया जाएगा वहां से हमारा इनिशिएशन होगी हमारी प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन की हमारे यूकैरियोट्स के अंदर। प्रोकैरियोट्स में क्या हो रहा था, वहां पे हमारा सिग्मा फैक्टर आ रहा था आरएनए पॉलीमरेज के साथ, और वहां से हमारा इनिशिएशन हो रहा था हमारे राइबोन्यूक्लियोटाइड का। पर यूकैरियोट्स में यहाँ पे कोई भी हमारा सिग्मा फैक्टर नहीं होता है, कोई भी अदर एंजाइम नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे हमारा क्या रहता है, टाटा बॉक्स रहता है, जहां से हमारा आरएनए पॉलीमरेज आएगा, उसके साथ बाइंड करेगा हमारे टाटा बॉक्स के साथ, और यहाँ पे हमारे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को स्टार्ट करेगा हमारे डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर। क्लियर। उसके बाद इन यूकैरियोट देयर आर एटलीस्ट 3 डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। यूकैरियोट्स के अंदर हमारे 3 टाइप के डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। जो हमारे यूकैरियोट्स के अंदर हमारे 3 डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं, उनके नाम कुछ इस तरीके से है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जो हमारे आरएनए की टाइप है टीआरएनए, आरआरएनए और एमआरएनए, हर एक पर्टिकुलर पॉलीमरेज एंजाइम हर एक पर्टिकुलर डीएनए के टाइप को क्या करता है, कोड करता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में ऐसा कुछ नहीं था। हमारा एक ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हमारे टी, एम और आरआरएनए को क्या कर रहा था, एक साथ कोड कर रहा था। अब और वहां पे क्या मिल रहा था, हमें मैच्योर आरएनए मिल रहा था आखिर में। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कंटेन बोथ एक्सोन एंड इंट्रोन एंड आर नॉन फंक्शनल इन नेचर। जो हमें यहाँ पे आरएनए मिलता है, हमारा फर्स्ट ट्रांसक्राइब्ड आरएनए मिलता है हमें, वो क्या होता है, एक्सोन और इंट्रोन के साथ होता है, इसलिए वो नॉन फंक्शनल माना जाता है। प्रोकैरियोट्स हमें डायरेक्टली यहाँ पे एमआरएनए मिल जा रहा था, तो कि पूरा हमारा क्या था, फंक्शनल था, उसके अंदर कोई भी इंट्रोन नहीं था, यहाँ पे सिर्फ हमारा एक्सोन था। हमने डिफरेंस बिटवीन में देखा था हमारे एक्सोन और इंट्रोन के बीच में, कि प्रोकैरियोट्स के अंदर हमारा सिर्फ एक्सोन पाया जाता है, यूकैरियोट्स के अंदर हमारा इंट्रोन और एक्सोन दोनों पाया जाता है। तो जिसके अंदर हमारा इंट्रोन होगा वो हमारा इमेच्योर आरएनए बनाएगा, जिसके अंदर हमारा एक्सोन होगा फुल्ली वो हमारा मैच्योर आरएनए बनाएगा। तो मैच्योर वाला आता है हमारा एक्सोन सिर्फ हमारे प्रोकैरियोट्स के अंदर,
इंट्रोन और एक्सोन के साथ हमारा यूकारियोट्स के अंदर आता है। तो इसको हम क्या करेंगे, हमारे स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग की वजह से इसको हटाएंगे हमारे इंट्रोन को, और उसके बाद हमें क्या मिलेगा, मैच्योर एमआरएनए यहाँ पे मिलेगा। तो देखते हैं अब हमारे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कौन से टाइप के हमारे आरएनए को कोड करते हैं, कौन से हमारे पॉलीमरेज एंजाइम। तो फर्स्ट हम देखते हैं हमारे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट किसको कोड करता है, ट्रांसक्राइब फॉर द आरएनएज, मतलब राइबोसोमल आरएनए को कौन कोड करता है, हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट, जिसके अंदर हमारे कुछ स्वैगबर्ग यूनिट्स आती है हमारे राइबोसोम्स की, 28S, 18S, 5.8S, ये हमारी स्वैगबर्ग यूनिट है जो कि हमारे राइबोसोमल आरएनए के अंदर पाई जाती है। दूसरा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सेकंड, ट्रांसक्राइब प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए द हेटेरोजेनियस न्यूक्लियर आरएनए दैट इज एचएनआरएनए, ये हमारे मैसेंजर एमआरएनए को क्या करेगा, कोड करेगा, एंड द हेटेरोजेनियस न्यूक्लियर आरएनए, और उसके साथ साथ हमारे एचएनआरएनए को भी ये कोड करेगा, कौन, हमारा ट्रांसक्रिप्शन के अंदर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सेकंड, हमारे यूकैरियोटिक प्रोसेस के अंदर। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम थर्ड किसको कोड करता है, रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए, 5SR आरएनए एंड एसएनआरएनए, स्मॉलर न्यूक्लियर आरएनए। ये तीनों टाइप के हमारे आरएनए को कौन कोड करेगा, हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम थर्ड। ये आपको तीनों समझ आ गया। अगर हम शॉर्ट में देखें इसको हम कौन सा कोड करते हैं मेन हमारे टाइप को, तो फर्स्ट पॉलीमरेज एंजाइम हमारा कोड करेगा राइबोसोमल आरआरएनए को, सेकंड पॉलीमरेज एंजाइम हमारा कोड करेगा एमआरएनए मैसेंजर आरएनए को, थर्ड हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कौन कोड करेगा, हमारा ट्रांसक्रिप्शन टीआरएनए को। ये तीनों टाइप आते हैं हमारे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम देखते हैं कैसे हम हमारे इमेच्योर आरएनए जो कि नॉन फंक्शनल है उसको हम फंक्शनल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको यहाँ तक कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम कुछ और स्टेप्स के बारे में बात करते हैं जो कि हमारे यूकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है। द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कंटेन बोथ इंट्रोन एंड एक्सोन, हमारा जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बना हुआ हमारे यूकैरियोट्स के अंदर हमारे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बाद उसके अंदर हमारे इंट्रोन और एक्सोन दोनों ही पाए जाते हैं, जो कि क्या काम करेगा, हमारे आरएनए को नॉन फंक्शनल बना देता है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक्सोन चाहिए हमारे आरएनए के अंदर, तभी वो क्या होगा, फंक्शनल होगा, और वहाँ पे अमीनो एसिड जो रहेंगे कोड करेंगे, उससे हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस होगा हमारे एमआरएनए में ट्रांसफर होने के बाद। तो यहाँ पे हमारे इंट्रोन और एक्सोन दोनों प्रेजेंट है हमारे यूकैरियोट्स के हमारे आरएनए के अंदर, इसलिए हो जाता है हमारा ये नॉन फंक्शनल नेचर। नॉन फंक्शनल आरएनए को फंक्शनल बनाने के लिए हमारी कुछ यहाँ पे प्रोसेस आती है। फर्स्ट रहेगा हमारा स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में क्या होता है, रिमूवल ऑफ इंट्रोन एंड ज्वाइनिंग द एक्सोन इन द डिफिनेटिंग ऑर्डर ऑफ एचएनआरएनए और प्रीमैच्योर आरएनए। स्प्लाइसिंग टेक्निक क्या होती है, इसमें हमारे इंट्रोन को यहाँ से निकाला जाता है, जो कि हमारे इंटरवेनिंग सीक्वेंस होते हैं, जो कि हमारे अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड होते हैं, उनको निकाला जाएगा। एक्सोन को पूरे हमारे डेफिनेटिंग ऑर्डर में जोड़ा जाएगा हमारे आरएनए के, और उसके बाद हमारा जो प्रीमैच्योर आरएनए और एचएनआरएनए है, जिसको हम कहते हैं हेटेरोजेनियस न्यूक्लियर आरएनए, उनको डिफिनेटिंग ऑर्डर में जोड़ा जाएगा हमारे एक्सोन को मिलाकर, और आरएनए अंडरगोज द एडिशनल प्रोसेसिंग कॉल्ड एज टेलिंग एंड कैपिंग। अब जो हमारा एचएनआरएनए हो गया वो तो हमारे डिफिनेटिंग ऑर्डर में बन गया, पर अभी भी हमारे नॉन फंक्शन है, इसको और फंक्शनली एक्टिव करने के लिए हमारी दो एडिशनल प्रोसेस और आती है। एक हो जाएगा हमारा कैपिंग, दूसरा आ जाएगा हमारा टेलिंग। उसको हम देखेंगे। कैपिंग होता है हमारा अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड मिथाइल ग्वानोसाइनिन ट्राइफॉस्फेट, इसको हम करेंगे ऐड कहाँ पर, हमारे फिफ्थ एंड ऑफ एचएनआरएनए, जो हमारा आरएनए बना है एचएनआरएनए उसके फिफ्थ एंड के ऊपर हमारे मिथाइल ग्वानोसाइनिन ट्राइफॉस्फेट को ऐड करेंगे। उसके बाद टेलिंग प्रोसेस क्या होती है हमारी, उसको देखते हैं हम। एडिनाइलेट रेसिड्यूज 200 to 300 आर एडेड at the 3 end in a template independent manner of HNR, now called mRNA, that is transport out of the nucleus for translation। टेलिंग के अंदर हमारा क्या होगा, एडिनाइलेट रेसिड्यूज को हमारे थर्ड एंड के ऊपर हमारे एचएनआरएनए पे ऐड करेंगे। उसके बाद जो हमारा एचएनआरएनए वो हमारा एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा मैच्योर आरएनए बन जाएगा, और उसके बाद जो हमारा फंक्शनल एमआरएनए रहेगा उसको हम ट्रांसपोर्ट आउट कर देंगे हमारे न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर, जहां पे क्या करेगा वो आगे प्रोसेस हमारी ट्रांसलेशन की। बाय द यूज ऑफ कैपिंग एंड टेलिंग प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द एचएनआरएनए एंड प्रोटेक्ट इट। हमारा कैपिंग और टेलिंग क्या करता है, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है हमारे एचएनआरएनए, हमारा हेटेरोजेनियस न्यूक्लियर आरएनए को, और हमारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा ताकि वो न्यूक्लियस से जब तक साइटोप्लाज्म में जा रहा है तब तक वो स्टेबल रहे, और उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि बीच में कोई गड़बड़ी ना हो, कोई अदर एंजाइम आके उससे जुड़े ना। यहाँ पे होता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट। नेक्स्ट अब हम डायग्रामेटिक व्यू देखेंगे हमारे यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। अभी तक हमने थ्योरी पढ़ लिया, अब डायग्रामेटिक व्यू से हम देखेंगे। तो ये हमारा डीएनए का पार्ट है जिसके अंदर हमारे 3' to 5' डायरेक्शन के टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर हमारा क्या बनता है, आरएनए का सिंथेसिस होता है। तो आपको पता ही होगा कि ट्रांसक्रिप्शन जब यूकैरियोट्स के अंदर होता है तो यहाँ पे कोई भी हमारे यहाँ पे रो फैक्टर और सिग्मा फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ यहाँ पे हमारा क्या होगा, प्रमोटर रीजन से हमारा टाटा बॉक्स जुड़ेगा,
वहां से चलना शुरू कर देगा हमारे डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर। जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा फिर आके वो टर्मिनेशन पॉइंट पे रुकेगा और टर्मिनेट होके क्या होगा, टर्मिनेशन पॉइंट पे वो रुकेगा और वहां से हमारा जो जितना भी हमारा आरएनए बना होगा, राइबोन्यूक्लियोटाइड बना होगा, वो हमारा फॉल ऑफ हो जाएगा हमारे न्यूक्लियस के अंदर। तो जब भी हमारे न्यूक्लियस के अंदर आएगा हमारा आरएनए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस और यहाँ पे हमारा एक्सोन दोनों प्रेजेंट है। इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस मतलब यहाँ पे हमारा इंट्रोन और एक्सोन दोनों प्रेजेंट है हमारे आरएनए के ऊपर। तो यह हमारा नॉन फंक्शन हो गया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम 3 प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट प्रोसेस क्या होगी, कैपिंग की होगी प्रोसेस, जिसके अंदर हम थर्ड एंड के स्ट्रैंड के ऊपर हमारे आरएनए के, जिसको हम HNRNA कहते हैं, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, उसके थर्ड एंड के ऊपर हम मिथाइल ग्वानोसाइनिन ट्राइफॉस्फेट का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी तरफ हम 5 एंड के ऊपर क्या करेंगे, HNRNA के एडिनाइलेट रेसिड्यूज का इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम कहते हैं टेलिंग प्रोसेस। जैसे यहाँ पे हमारे आरएनए के अंदर कैपिंग और टेलिंग प्रोसेस इस्तेमाल की जाएगी, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे उसे वो स्टेबिलिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा हमारे आरएनए जो हमारा मैच्योर हो चुका है। क्योंकि इसको स्टेबिलिटी क्यों प्रोवाइड करेगा, ताकि ये आराम से हमारे न्यूक्लियस से न्यूक्लियर पोर के जरिए साइटोप्लाज्म में जा सके, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा ताकि कोई और अंदर एंजाइम उसको क्या कर सके, कोई इफेक्ट ना पहुंचा सके। इसलिए उसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि वो आराम से न्यूक्लियर पोर से साइटोप्लाज्म में चले जाए और वहां पे ट्रांसलेशन प्रोसेस कर सके। उसके बाद क्या देखेंगे हम, स्प्लाइसिंग होगी। यहाँ पे तो हमारे स्टेबिलिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी है। उसके बाद प्रॉब्लम तो वही की वही है ना कि इंट्रोन तो यहाँ पे रिमूव ही नहीं हुआ, तो मैच्योर कैसे होगा आरएनए। तो इसके बाद हम स्प्लाइसिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें क्या होगा, यहाँ पे इंट्रोन सारे निकलेंगे और एक्सोन को पूरी जगह पर हम जोड़ेंगे एक डेफिनेटिंग ऑर्डर के अंदर, और यहाँ पे बन जाएगा हमारा एक मैसेंजर आरएनए, इसको हम कहते हैं mRNA, जो कि बिल्कुल हमारा परफेक्ट रहेगा और इससे हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। समझ आ गया आपको डायग्रामेटिक व्यू भी। यहाँ पर इसके साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको आज के लेक्चर में कहीं पे भी डाउट है, मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए कि मैंने हर एक टॉपिक आपको इतने से एक्सप्लेन कर दिए, फिर भी अगर आपको कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। हमारे लास्ट क्विज के आंसर है लास्ट वाले लेक्चर के, आप देख लीजिए आप पे कितने क्वेश्चन सही हुए इसमें से। फर्स्ट का आंसर था हमारा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो कि की प्रोटीन होता है हमारे रेप्लिकेशन प्रोसेस का। सेकंड, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए, डीएनए का नेचर कैसा था हमारा, सेमी कंजर्वेटिव नेचर का था। थर्ड, मिशेल्सन स्टोर ने हमारे हैवी आइसोटोप नाइट्रोजन के साथ ये प्रूव किया था कि डीएनए का नेचर हमारा सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। फोर्थ, अनबाइंडिंग ऑफ 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कौन करता है, हमारा डीएनए हेलिकेज एंजाइम हमारे रेप्लिकेशन के अंदर अनजिप करता है हमारे डीएनए स्ट्रैंड्स को। हमारे यूकैरियोट्स के अंदर एस फेज ऑफ सेल साइकिल के अंदर रेप्लिकेशन प्रोसेस पाई जाती है। और लास्ट क्वेश्चन था हमारा, डीएनए के कौन से स्ट्रैंड के ऊपर हमारा रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है, तो वो था हमारा 5' to 3' डायरेक्शन के ऊपर हमारा रेप्लिकेशन प्रोसेस हमारे डीएनए स्टेम के ऊपर पाया जाता है हमारे यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स बोथ के अंदर। चेकआउट कर लीजिए आप पे कितने क्वेश्चन इसमें से सही हुए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद आपसे मैं कुछ आज के लेक्चर के क्वेश्चन पूछूंगा, उसका मुझे आंसर देंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, और अगले लेक्चर के अंदर मैं इसी तरीके से उसको भी रिवील कर दूंगा। मुझे बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए उसमें से। फिर ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए टर्म एज translation, transcription, replication, all of this. Second question, functional unit of gene is what? Chromosome, DNA, RNA, cistron. Third question, removal of intron and joining of exon term as splicing, tailing, capping or monocistronic. Fourth question is start codon for initiation of transcription process is what? UAC. Second is UGA. Third is AUG and fourth is UAA. Fifth question of the session, RNA polymerase enzyme second transcribe which type of RNA? कौन से RNA को कोड करता है? tRNA, second is rRNA, third is snRNA and fourth is mRNA. Last question of this session, which RNA type read the genetic code? कौन सा RNA का टाइप है जो रीड करता है जेनेटिक कोड्स को? mRNA, tRNA, rRNA, all of this. ये सब क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट सेक्शन में भी देखे जाएंगे। इसको मैं अगले लेक्चर के अंदर रिवील कर दूंगा कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर था। अगर आपको आज के लेक्चर के अंदर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।